आर्यस जंक्शन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की समग्र तैयारी के लिए हमारा अंक आपके लिए हाजिर है। सिलेबस के हिसाब से हम आपको कई सारे टॉपिक्स जो हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मुद्दा हो, कोई सोसाइटी से रिलेटेड कोई दिक्कत या कोई अपॉर्चुनिटी, या कैसे जो है चीज़ों को सोल्व किया जाता है इकोनॉमी में, इसी प्रकार के चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़, एथिक्स, या फिर हमारे जो भी सब्जेक्ट हैं जो कि हमें जनरल साइंस में पूछे जाते हैं, जिसको हम जनरल स्टडीज यानी जीएस कहते हैं। इसी तरीके से ऐसे राइटिंग में भी आपकी काफ़ी उससे हेल्प होती है। इंटरव्यू में आपका ओपिनियन किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कैसा हो, कोई भी अगर आपसे सवाल पूछा जाता है उसका जवाब आप किस तरीके से दें। मेंस के जब आप आंसर लिखते हैं तो आपका ओपिनियन किस तरीके से होना चाहिए, कितने पॉइंट आप अपने आंसर में लिख पाते हैं, काफ़ी मदद जो है हमारे इस लेक्चर से मिलती है। More than 1000 topics have been cleared till now, so you can go to the link which has been provided. उस लिंक पर आप जा सकते हैं। आर्य जंक्शन की जो ऐप है उसको आप खोल करके जो है वहाँ पर हमारे वेरियस प्रोग्राम्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात होती है महाराणा प्रताप की जयंती की, तो इसमें कहा जाता है कि 9th ऑफ मई जो है वह एक डे को मनाई जाती है, लेकिन जब हिंदू कैलेंडर्स के हिसाब से हम बात करते हैं तो यह जो है बेसिकली अब की बार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जिस तारीख को पड़ रही है वो आज यानी जून 17 को मनाई जा रही है। किसी भी ऐसी पर्सनालिटी की हम सबसे पहले तो आप ये समझिए, कोई भी एनिवर्सरी मनाते हैं तो उसका सबसे बड़ा ये रहता है कि हम उनकी वेलोर को, उनके सेक्रीफाइस को, उनके करेज को जो है वो सलाम करते हैं, और आगे आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं उनको भी ये एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है कि भाई आपके पहले जो भी बुजुर्ग आपके रह के गए हैं, आपके पहले जो भी एंसेस्टर रहे हैं, जिन्होंने भी देश की कमान संभाली, देश के किसी हिस्से की कमान संभाली, तो उन्होंने ये काम किया, इतने बेटर तरीके से किया, तो हमें जो है उनको याद करने का, उस हिस्ट्री को रिलीव करने का और उससे कुछ सीख करके जो है आगे बढ़ने का एक तरह से उससे हमें पाठ सीखने को मिलता है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ये मनाई जाती है जो कि हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से है। महाराणा प्रताप आपको पता है कि मेवाड़ के 13वें किंग थे और वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड राजपूत रूलर्स थे यहाँ पर। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में, महाराणा उदय सिंह सेकंड के। इनको खासियत ये रही कि जब ये यंग एज में थे तो उनको वॉरफेयर्स में, हॉर्स राइडिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि की काफ़ी रिगोरस ट्रेनिंग दी जाती थी। जब हम बात करते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में, तो डिफ़िकल्ट टाइम्स में कैसे करेज दिखाया जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट और वैलोर के साथ में या ऑनर के साथ में कैसे ज़िंदगी जी जाती है, अपनी मदरलैंड के लिए जो है अपना जीवन कैसे सैक्रिफाइस किया जाता है, उसके लिए इनको याद किया जाता है। इनके पिता की जो हैं वो डेथ 1572 में हुई और उसके बाद में मेवाड़ के राजा बने, और ये समय तब था जब मुगल एम्पायर यानी अकबर जो हैं वो अपना एम्पायर को पूरे देश में जो है विस्तार कर रहे थे। बहुत सारे रूलर्स ने उनकी जो अथॉरिटी थी उसको माना, लेकिन महाराणा प्रताप उसके सामने झुके नहीं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी के लिए जो है 1576 में जो भी लड़ा गया उसके लिए इनको याद किया जाता है। इनकी आर्मी छोटी होने के बावजूद भी वहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ब्रेवरी का प्रदर्शन किया था। उनका जो घोड़ा है जिसका नाम चेतक, उसको भी जो है सदियों से याद किया जाता है, और कहा जाता है कि अगर घोड़े या कोई भी अगर लॉयल्टी किसी भी इंसान या किसी भी पशु की होनी चाहिए तो वो इस तरीके की होनी चाहिए। डिस्पाइट गेटिंग सो बैडली इंजर्ड ही डिड नॉट लीव हिज चीफ्टन, यानी उसके जो है मतलब इतने लॉयल थे कि अपने मालिक को उन्होंने छोड़ा नहीं बैडली इंजर्ड होने के बावजूद भी। इनको अपनी स्ट्रेटजी और गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए भी महाराणा प्रताप जाने जाते हैं। तो जब हम इस प्रकार की मतलब इनको सेरेमनीज के साथ में, फ्लोरल ऑफरिंग के साथ में, ये जब हम उनको याद करते हैं तो मान के चलिए ये वो दिन होते हैं जहाँ पर उनके जन्म से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती हैं वो हमें याद आती हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जैसे मैंने आपको बताया 18 जून 1576 को यह महाराणा प्रताप और मुगल एम्पायर अकबर की फोर्सेस के बीच में लड़ा गया। इसमें बेसिकली मतलब मुगल्स को टेक्निकली यहाँ पर सफलता मिलने की बात कही जाती है, लेकिन उन्होंने महाराणा प्रताप को कैप्चर नहीं किया, और कहा जाता है कि उसके बावजूद भी यह वॉर स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में जो है लॉस्ट एरिया जो महाराणा प्रताप के द्वारा थे वो उन्होंने वापस से जो है वो कैप्चर किए। 1567 में चित्तौड़ को जो है वो लूज करने के बाद में उदय सिंह राजपीपली के जो जंगल थे वहां पर उन्होंने जो है शरण ली। 1572 में राणा उदय सिंह की डेथ हुई थी, और उसके बाद में राणा प्रताप जो है वो गोगुंडा पे वो मेवाड़ के जो रूलर हैं वो बने,
और अकबर ने उसके बाद में कई सारी डिप्लोमेटिक एम्बेसी जो हैं वो महाराणा प्रताप को भेजी और कहा कि भाई राजपूत जो हैं वो या ये जो राजपूत किंग हैं वो उनके वैसल बन जाएँ। और उसके बाद में जो एपिसोड हुआ मैंने आपको बताया कि भाई महाराणा प्रताप ने जो है इससे मानने के लिए मना किया था। जब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ के बारे में मान जानते हैं तो देखिए बैटल ऑफ हल्दीघाटी जब भी मतलब इसका हानि हुई तो जो भी गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर इत्यादि के इलाके थे वो मुगल्स के द्वारा जो है कैप्चर किए गए। हालाँकि राणा प्रताप को जो है वो पकड़ा नहीं गया। अरावली के जंगलों में उन्होंने ज़िंदगी काटी। 1579 में मुगल्स का जब फ़ोकस जो है वो अदर मतलब एरियाज़ की तरफ हो गया तो महाराणा प्रताप ने धीरे-धीरे जो भी उनकी किंगडम के जिस हिसाब से लॉस हुआ था उसको वापस से रिकवर करना स्टार्ट किया। तो जब हम देखते हैं इनके कंट्रीब्यूशन की तो हमें 2-3 चीज़ें ये भी पता होनी चाहिए। अब आपके कहाँ काम आएगा? ये आपके काम आएगा आपकी हिस्ट्री में जहाँ पर राजस्थान की हिस्ट्री या फिर अगर देश की हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है और कैसे मतलब मुगल एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ, उस एक्सपेंशन में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चुनौतियाँ मुगल एम्पायर को आई या कई बार अगर अकबर के बारे में सीधा पूछा जाता है और वहाँ पर अकबर या महाराणा प्रताप के रिलेशंस के बारे में सीधा पूछा जाता है तो उसमें भी आपको काफ़ी सहायता दे सकता है। बट मेन थिंग इज़ दिस यू शुड नो व्हाट आर द contribution that has been given by Maharana Pratap in our nation building to make sure that the courage and valor is always respected. You do not bow your head in front of foreign powers because ऐसा नहीं है कि हम मतलब किसी से डर के जो हैं वो अपनी जान दे दें भले चाहे रिसोर्सेज कम हो लेकिन बेटर स्ट्रेटजीज टेक्निकलिटीज के साथ में भी वो युद्ध जीता जा सकता है। एक चीज बड़ी चर्चा में बनी हुई है वह है टेलीग्राम के ऊपर बैन और वह नीट के एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है। ये जो भी टेस्ट है, वह आपको पता है कि उसका पेपर लीक इंसिडेंट सामने आई थी और उसके बाद में जो भी वॉर फुटिंग पर स्टेप्स लिए गए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि भई सरकार जो है वो इस प्रकार के प्रयत्न कर रही है जिसमें 69 ए जो सेक्शन है हमारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून 2000 की, उसके तहत जो है वो टेलीग्राम को बैन किया गया है। अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कानून था 2000 उसकी सेक्शन 69 ए के तहत क्यों किया गया? एक तो पहले इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जब भी इस प्रकार की बातें होती हैं तो हमें मतलब ये जानना चाहिए कौन-सी सेक्शन इसके लिए हैंडी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या स्टेप लेता है। तो अब की बार जो भी इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं उसमें किसी भी सोशल मीडिया के इस प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आउटराइटली बैन लगा देना, उसकी कई सर्कल्स में जो हैं वो भर्त्सना भी हो रही है। कहा जा रहा है कि सरकार अगर मैसेंजर को एक तरह से डिफीट कर रही है रादर देन उसको जो कि इस प्रकार के इंसिडेंट्स को लीक कर रहा है। मैसेंजर का मतलब ये है कि दैट प्लेटफ़ॉर्म व्हिच इज़ ट्राइंग टू रिले योर मैसेजेस इज़ नाउ बीइंग पनिश्ड। अगर 7 दिन उसका बिज़नेस बंद होता है तो नॉट ओनली वो लोग जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, बल्कि वो भी लोग जो कि उसके साथ में अपना मतलब कारोबार चलाते हैं एम्प्लॉयड उससे हैं। और तीसरा क्या होता है कि जब इस प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म कोई भी हो भले ही वो हमारे यहाँ पर निवेश करता है तो उसको भी बार-बार से सोचना पड़ता है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना स्थान है हमारा या फिर जो है इंटरनेट के बैन्स कितनी बार होते हैं बिकॉज़ व्हिचएवर कंट्री इज़ ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री विल लुक ऑल दीज़ पैरामीटर्स। तो आउटराइट बैन लगाना जो है कहीं न कहीं उतना सही नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी 22 लाख के आस-पास कैंडिडेट्स के फ्यूचर का सवाल है और जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार के टेम्परेरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, उसका मैं वेलकम करना चाहिए क्योंकि मेन मकसद ये है कि एग्ज़ामिनेशन की जो सैंक्टिटी है, उसको बचाने की बात अभी सरकार कर रही है। मैं बात इसलिए भी बोल रहा हूँ, आपको कई सारी चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए। नंबर 1 कौन-कौन से ऐसे सेंटर्स हैं जो कि भारत में साइबर सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं? कौन से सेक्शंस के तहत जो हैं ये प्रक्रिया की गई है जहाँ पर बैन लगा हो? श्रेयस सिंघल का विवाद क्या था? 66 ए सेक्शन क्या थी? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कानून जो है वो क्यों ज़रूरी है? तो जब हम बात करते हैं ये ऑर्डर 69 ऑफ 69 ए जो हमारी सेक्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून 2000 की, उसके तहत जो हैं आए हैं और उसमें आपने देखा होगा कि जो भी ये डिसीजन है बेसिकली वह मतलब टेलीग्राम के 22 जून तक अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड करने के बारे में ये डायरेक्शंस हैं। उसके बाद में जो उनका मैसेज एडिटिंग फीचर है उसको भी डिसेबल किया गया है जून 30 को। अब बात होती है कि भाई हमारे यहाँ पर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन जो सेंटर है I4C उसके द्वारा भी जो है इस प्रकार के कई सारे इनपुट प्रोवाइड किए गए, जहाँ पर कई सारे ग्रुप्स जो हैं वो टेलीग्राम पर कार्य कर रहे थे।
उन ग्रुप्स को बंद करना एक तरह से नियरली इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो जैसे ही बंद होते हैं, कोई और नए नाम से जो है वो ग्रुप क्रिएट हो जाता है और फिर वहाँ पर जो है इस प्रकार की वायरलिटी किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी लीक्ड पेपर के बारे में झूठा सच जो है वो फैलाया जाने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन होने में दिक्कत आती है तथा एग्ज़ामिनेशन की सैंक्टिटी जो है वो दिक्कत में आती है। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक इनिशिएटिव है, जो कि साइबर क्राइम्स को कंट्री में कैसे कोऑर्डिनेटेड या कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डील किया जाए, उसके बारे में बात करती है। इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, तो जो भी हमारे साइबर क्राइम कंट्री में होते हैं, उनको कर्ब करने के लिए एक जो है ये नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करती है। साइबर क्राइम जो भी विमेन या चिल्ड्रन के लिए या उनके अगेंस्ट में किए जाते हैं, उनको भी रोकने का कार्य ज़्यादातर इसी का ही है, आई4सी का। जो साइबर क्राइम रिलेटेड कंप्लेंट होती हैं, उनको हम ईज़िली रूप से कैसे फ़ाइल कर सकते हैं या साइबर क्राइम के जो ट्रेंड्स या पैटर्न होते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, यह एजेंसी वो भी कार्य करती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे बनाया जाए और इसी तरीके से प्रोएक्टिव क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन को जो है कैसे किया जाए, क्योंकि साइबर क्राइम का प्रिवेंशन करना और डिटेक्शन टाइमली करना, वह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी इस फाइट में। तो जब भी आप जैसे मेंस का आंसर लिख रहे हो, ऐसे में कुछ लिख रहे हो, इंटरव्यू में कुछ बता रहे हो, तो आपको ये जो एजेंसीज़ कर रही हैं, इनका भी दिमाग में रखना चाहिए, जहाँ से आपके पॉइंट जो हैं आप जनरेट कर पाएँ। इवन हमें पब्लिक के बीच में अवेयरनेस को भी क्रिएट करना है, जिसकी वजह से साइबर क्राइम के जो वेरियस टूल्स हमारे खिलाफ यूज़ किए जाते हैं, उनसे हम अपने आप को बचा सकें। और इसी तरीके से जो भी पुलिस ऑफिसर या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो कि साइबर फोरेंसिक, इन्वेस्टिगेशन, साइबर हाइजीन इत्यादि में कार्य करते हैं, उनके लिए भी हमें जो है वो आई4सी का जो ये सेल है वह कार्य करता है। तो आई4सी को आप इस तरीके से समझें, क्योंकि साइबर स्पेस एक ऐसा है जो कि ग्लोबल बाउंड्रीज या फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को नहीं पहचानता। वो तो एक तरह से जो है पूरे विश्व में मतलब निर्बाध रूप से कार्य करता है। देयर आर नो बॉर्डर्स which can stop a crime which is happening on a cyberspace. That's why it becomes very hard among the law enforcement agencies to coordinate among themselves and try to actually do or take correctional steps जो भी हमें ज़रूरी होती हैं। जब हम बात करते हैं सेक्शन 69A के बारे में, तो देखिए, गवर्नमेंट को इससे परमिशन मिलती है कि भाई जो भी इस प्रकार की इंटरमीडिएरीज होती हैं, उनको सर्टेन ग्राउंड्स पर जो हैं वो रोक लगा सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कानून 2000 जो भी पार्लियामेंट ने अक्टूबर 2000 में नोटिफाई किया था, यह यूनाइटेड नेशन के जो मॉडल लॉ है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 1996, जिसको हम UNCITRAL मॉडल कहते हैं, उसके बेस पर आधारित है। यह हमारे कंट्री में एक तरह से साइबर क्राइम और ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म को ज़्यादा सुरक्षा देने के लिए एक तरह से जो है वो इम्पोर्टेंट कानून माना जाता है। जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की, तो गवर्नमेंट को कंटेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स के इसमें पावर्स मिलते हैं। जो भी ऑनलाइन इंटरमीडियरीज़ हैं, चाहे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हों, चाहे वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हों, कोई भी वेब होस्टिंग सर्विसेज़ हों, सर्च इंजिन्स हों, ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस जो कि ई-कॉमर्स के ज़्यादातर गिने जाते हैं। और यह ज़्यादातर भारत की नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर को मतलब मेंटेन करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। श्रेया सिंघल जो विवाद था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66 ए को स्ट्रक डाउन किया था, उसमें भी सेक्शन 69 ए को जो है वो चैलेंज किया गया था। सेक्शन 66 ए आपको पता है कि उसमें कई प्रकार के ऑफेंसिव मैसेजेस जो कि कंप्यूटर या उसके किसी भी ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी मैसेज भेज सकती है, उसके द्वारा अगर कोई भी क्राइम किया जाता है, तो उसको रोकने के लिए जो है वो सेक्शन 66 ए उस समय थी। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने श्रेय सिंह विवाद में एक तरह से जो है इसको नल और वॉइड करार दे दिया था। हालाँकि 69 ए को कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना था। और आपको पता है कि जब एक एपिसोड हुआ था कोरोना के बाद में और क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हुई थी, क्रॉस बॉर्डर मतलब फाइट्स हुई थी भारत और चाइना के बीच में, गलवान रिलेटेड जो क्लैशेस हुए थे, उस समय भी मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उसने करीबन 59 ऐप्स जून 2020 में, जिसमें टिकटॉक जैसे नाम जो हैं वो ज़्यादा आते हैं, उनको बैन किया था। तो यह भी जो है 59 जो एप्लीकेशंस थी, उनको सेक्शन 69 ए के तहत ही बैन किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन से जजमेंट इस प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए क्या-क्या कार्य किया है और इसका एक सर्टेन प्रोसीजर होता है जिसमें कि गवर्नमेंट
सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, कंट्री के डिफेंस, कंट्री की सिक्योरिटी, जो भी हमारे फॉरेन रिलेशंस के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस हैं, और पब्लिक ऑर्डर, और इसी तरीके से जो भी अदर मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के लिए जो संभावनाएं रहती हैं, उसको दूर करने के लिए जो है हमारी सेक्शन 69A कार्य करती है। सेक्शन 66 बेसिकली एक ऐसा प्रोविज़न था जहाँ पर आपने देखा होगा कि कई सारे लोग, 1-2 बार तो ऐसी घटनाएँ हुई थी कि किसी ने जो है किसी की पोस्ट को लाइक कर दिया, एंड देन आफ्टर दैट एफआईआर वाज़ रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, और उसी को ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट मानते हुए जो है इसको अ, निल एंड वॉइड करार दे दिया था। अब बात आती है किसाऊ परियोजना के बारे में, जिसके जो सहमति है वो मिली है। इसमें प्रदेश को जो है पानी मिलने की उम्मीद है। करीबन यमुना का जो पानी है वह राजस्थान को मिलेगा, और इसके ऊपर करीबन 6 जो राज्य हैं उन्होंने सहमति जताई है। ये 6 राज्य बेसिकली हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान हैं। उनके बीच में आपस में ये समझौता हुआ है, जिसकी वजह से अब एमओयू होने के बाद में इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। आपको पता है कि वाटर जो स्ट्रेस है वह राजस्थान या फिर राजस्थान के इर्द-गिर्द अगर मान लो कोई भी प्लेसेस जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी का कम होना एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल रहता है हमारे डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए। वो ऐसा क्यों? क्योंकि चाहे वो इंडस्ट्रीज हों, लोगों के ड्रिंकिंग वाटर की नेसेसिटीज़ हों, एग्रीकल्चर की हार्वेस्टिंग के लिए जो इरिगेशन का वाटर चाहिए उसकी अनअवेलेबिलिटी हो, तो ये अगर नहीं हो पाता है तो फिर दिक्कत बड़ी हो जाती हैं। आपको पता है कि वाटर के रिजर्वायर्स नहीं होने के कारण भी कई प्रकार के जो पावर प्लांट्स जो कि इस प्रकार के जो हैं वो टेक्नोलॉजी पर कार्य करते हैं, वो भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाते। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी जो है एक झटका लगता है। आपको बता दें कि ऊपरी जो यमुना बेसिन है उसमें यमुना तथा उसकी जो सहायक नदी है गिरी, उस पर रेणुका जी, यमुना पर लखवार, और टॉस जो हैं उस पर किसाऊ बांध बनने में अब जो हैं इनको, यानी विशेषकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को बिजली और पानी की एक तरह से आपूर्ति होगी, और राजस्थान को करीबन इसका टोटल 10% का जो है वो पानी मिलेगा, यानी 10% जो हिस्सा है वह राजस्थान को मिलेगा। यमुना से करीबन करीबन 6,417 जो क्यूसेक वाटर है वह हरियाणा को मिलता है, 4,515 के आसपास उत्तर प्रदेश को, 1917 के आसपास जो हैं राजस्थान को, 800 के समवॉट दिल्ली को, और अरुणाचल प्रदेश को, सॉरी, हिमाचल प्रदेश को भी करीबन जो है वो 423 क्यूसेक मीटर जो है वो पानी मिलता है। और आप ये मान के चलिए कि अगर हम यमुना के बारे में अगर बात करते हैं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, यानी अगर हम टॉप के 2 राज्य को हटा दें तो भी 1917 क्यूसेक वाटर अगर हमें मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द वाटर व्हिच ट्राई टू एड्रेस द वाटर स्कार्सिटी इन आवर स्टेट। नहरों का कितना योगदान है वहाँ पर भी थोड़ा-सा आपको समझना चाहिए कि हाउ द कैनाल्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर नॉट ओनली इकोनॉमिक जनरेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ बट आल्सो सोशल लाइफ, एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इसी के साथ में लोगों की जो ड्रिंकिंग वाटर की नेसेसिटीज़ हैं उसको, जो वाटर पार्च्ड रीजन्स हैं जहाँ पर आप देख सकते होंगे कि वाटर माइट नॉट हैव रीच्ड, but these canals have made it very very possible that water goes there and contributes to the significant growth of that particular areas। वहाँ पर आज एग्रीकल्चर अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है तो उसमें भी योगदान जो है इस प्रकार की स्कीम्स का काफ़ी रहता है। कैनल डेवलपमेंट जो है एक तरह से अगर माना जाए तो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, और जब हम एग्रीकल्चर के फील्ड में इसी को देखते हैं तो फिर सेकंड बिगेस्ट अगर चीज़ देखें तो वो थी फिर हमारी रेवोल्यूशन, जिसको हम एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, श्वेत क्रांति। ये सारी की सारी वो क्रांति थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से। ये सारी की सारी वो क्रांति थी जिसने कि देश में एग्रीकल्चर के आउटपुट को सिग्निफिकेंटली एनहांस करने में, और उसी के साथ में इनकम जनरेशन जो होता है फार्मर्स को उसमें, और देश की फूड सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो सिमिलर तरीके से हम अगर वाटर अवेलेबल कराते हैं तो इट कंट्रीब्यूट्स टू फूड सिक्योरिटी एंड नेसेसरी इकोनॉमिक पोटेंशियल फॉर द पीपल। एक हमारे स्टूडेंट ने हमसे सवाल पूछा है कि सर एथिक्स की डेफिनेशन बता दीजिए। हालांकि बहुत सारे बच्चों को लग सकती है कि वेरी डिफरेंट टॉपिक इज़ दिस, या फिर बहुत ही मतलब कॉमन टॉपिक है, लेकिन आप मान के चलिए कि छोटी छोटी डेफिनेशन आपको बहुत परेशान करती हैं। किसी भी चीज़ को राइटफुलनेस या रॉन्गफुलनेस किस तरह से देखना जो है वो
जो फ़िलॉसफ़ी की ब्रांच है, वहाँ से एथिक्स निकलता है। ग्रीक वर्ड हुआ था पहले, एंशिएंट ग्रीक वर्ड ईथोस, ईटीएचओएस, वहाँ से जो है ये टर्मिनोलॉजी डेराइव की गई, ईटीएचआईसीएस, एथिक्स, जिसका मतलब कस्टम, ह्यूमन कैरेक्टर, डिस्पोज़िशन इत्यादि होते हैं। एथिक्स को बेसिकली इसलिए भी गिना जाता है क्योंकि ये हमें राइट, रॉन्ग, जो हमारे एनकम्पासिंग आइडियाज़ हैं, जो हमारी वैल्यू सिस्टम है, उसको जो है वो फ्रेम करने में काफ़ी मदद करती हैं। एक तरह से ये ब्रॉडर अम्ब्रेला हमारे सामने होता है, जहाँ पर अगर हम मोरालिटी के बारे में बात करते हैं, तो वो पर्सनल या फिर पर्सन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस की तरह से एक तरह से होती है, जबकि एथिक्स जो है वो ब्रॉडर लेवल पर एक राइट कंडक्ट या जो ग्रेटर गुड होता है, उसको यह प्रदर्शित करती है। एथिक्स को कई बार रिलीजन से भी जो है जोड़ा जाता है, जहाँ पर हम जानते हैं कि रिलीजन इज़ ऑल द मोर पर्सनल। Our religion actually nothing has to do with a person who is just sitting nearby. लेकिन एथिक्स जो हैं उसमें कई सारी कॉमनिटीज़ होती हैं, कई सारी यूनिकनेस होती हैं बिकॉज़ इट अप्लाइज़ टू ऑल द पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ एंड रिगार्डलेस ऑफ देयर मतलब रिलीजन एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो है इसका पर्सनल या फिर इस प्रकार का जो है वो झंझट नहीं होता। एथिक्स जो है एक ब्रॉडर लेवल पर लागू होती है। जब हम एसेंस के बारे में बात करते हैं एथिक्स की, तो कल्चरल इन्फ्लुएंस जो हैं वो ज़्यादातर सोसाइटल चेंजेस पर डिपेंड होते हैं। उसमें भी एथिकल नॉर्म्स का फॉलो किया जाता है। नहीं किया जाता तो फिर समाज जो है उनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो है वो करेक्शनल स्टेप्स लेता है। कई बार एथिक्स जो हैं वो टाइम या प्लेस के हिसाब से भी हो सकती है। यानी एथिकल फ्रेमवर्क इन अ पर्टिकुलर place or particular society or a particular country may be different while these can be different in other states या other geographies। जैसे मान लो अगर किसी की भी हम लिविंग विल के बारे में बात करें, मान लो पैसिव यूथेनेशिया, द एथिकलिटी ऑफ इट माइट अलाउ दिस प्रैक्टिस इन वन सोसाइटी बट एथिक्स के बारे में बात करें तो दूसरी सोसाइटी में हो सकता है ये परमिट नहीं किया जाए। तो टाइम एंड प्लेस से जो है वेरी कर सकता है। एथिक भी आपको पता है कि भई एक पर्सनल लेवल से लेकर के एक ब्रॉडर लेवल तक लागू होता है, इसलिए इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वह काफ़ी वाइड है। इसमें सब्जेक्टिविटी भी काफ़ी रहती है क्योंकि लोगों के नॉर्म्स, लोग जिस हिसाब से अपना ज़िंदगी जी रहे हैं, उन पर जो है इसकी काफ़ी सब्जेक्टिवनेस डिपेंडेंट रहती है। एथिक्स के कई सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। जिसकी वजह से हमने देखा होगा कि भई इसका जो दायरा है वह बढ़ जाता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ रिलीजन एंड एथिक्स इन सर्टेन फॉर्म। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स इन सर्टेन फॉर्म्स। तो एथिक्स जो है हमें ज़्यादातर उस रोंग को उस राइट से पृथक करने में हमारी मदद करती है। सो इट इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ बाउंड्री लाइन इन व्हिच देयर इज़ अ क्लियर कट सेपरेशन। वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, what is going on for a particular period of time, and if you want to inculcate some new feelings in in a particular section of the society, what kind of methods we have to evolve, what kind of methods we have to generate, जिसकी वजह से हम जो है उनमें चेंजेस कर पाए। अब ये जो भी टॉपिक मैं आपको बताता हूँ उसको आप ऐसे लिखने में भी काफ़ी यूज कर सकते हैं। ऐसे इज अ नेम ऑफ योर आर्ट ऑफ राइटिंग। whatever concept that you have in your mind, you have to interconnect them। the paragraphs which are showing your ideas, वो पैराग्राफ जहाँ पर आप धीरे धीरे अपने आइडियाज़ को शो कर रहे हैं, उन पैराग्राफ में आपको ये छोटा छोटा जो है वो एक तरह से सीड के तौर पर डालना चाहिए ये आइडियाज़ को। उन आइडियाज़ पे जो है आप लगातार लिख सकते हैं। आइडियाज़ आपके एक आंसर को कनेक्ट भी करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जस्ट हैव अ लार्ज हार्ट, हैव अ वेरी पीसफुल माइंड, हैव डोंट हैव एनी फियर कि मेरा ऐसे गलत हो जाएगा। और इसी के साथ में अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आराम से जो है आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चलेगी। तो फिलहाल आज के लिए हम यहीं रुकेंगे, फिर से नया अंक लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।